हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देव। अब तक हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारे लिए, देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं नोट लिखा देता हूं। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 होना आवश्यक है। अब हम क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। आंसर 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड आते हैं 2 इंटू 3। n लगा हुआ है 6 की पावर n, 6 की पावर n जब करेंगे जिस पे लगाएंगे तो 2 इंटू 3 इज द पावर कितना हो जाएगा, n। 6 मतलब 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में कितना आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। 6 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। भाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। ये नंबर ऐसी संख्या होती है, ये संख्याएं एक से, स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। इसके विपरीत अभाज्य संख्या, ये संख्याएं एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या संख्या होती है जो एक व स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से डिवाइडेड नहीं होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके विपरीत अभाज्य संख्या के, यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। अब हमने दोनों शर्त लिख दी है। इन दोनों शर्तों पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भाज्य संख्या के रूप में हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा 4।
अगर हम 4 की बारे में बात करते हैं, हमारी 4 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 1 से डिवाइड होती है, 2 से भी होती है और 4 से भी होती है। अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो शर्त हमारी लागू होती है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये तो 4 लिया है, 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। अब हम अभाज्य संख्या और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम 9 लेते हैं तो 9 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो ये संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, 9 हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी कितनी होती है, 2। 2 जो है वो किसके से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और 2 से होता है। इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर से 2 डिवाइडेड नहीं हो सकता। 10th क्लास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपकी 2 होती है। इसके अलावा आप 3 ले लेते हो तो किसके 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से हो सकता है या फिर 3 से हो सकता है। अगर हम लेते हैं कितना, 5 लेते हैं तो 5 कितना होगा, 5 इंटू 1। दूसरी बात, अगर इसके मैं फैक्टर करूं, 3 के अगर मैं गुणनखंड करूं, अगर 3 के गुणनखंड किए जाए तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 इंटू 1, और इसके किए जाए तो कितना होगा, 2 इंटू 1 हो जाते हैं। 5 के अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1। इसका मतलब ये हुआ अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइडेड नहीं आती, विभाजित नहीं होती हैं, और 2 से अधिक गुणनखंडों की संख्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी है, 2। यहाँ पर अगर मैं गुणनखंड करूं तो कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 से अधिक गुणनखंड जिस संख्या के नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो इनकी गुणनखंड 2 से अधिक, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। हमें ये प्रूव करना है। जैसा कि अभी हमने सीखा है कि अगर भाज्य संख्याएं होती है तो इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसके। अगर हमारी भाज्य संख्या नहीं होती है, अगर भाज्य संख्या नहीं है तो 2 से अधिक गुणनखंड हमारे नहीं होंगे। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रूल्स में क्या कैसे निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला पार्ट ये है, तो यहां करता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 13। 13 कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू को ये तो खत्म ही हो जाएगा, 13 तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस कितना बचेगा, 1। तो कितना हो जाएगा 30। 7 इंटू 7 क्या होता है, 11 इंटू 7 कितना हो जाता है, 77 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 78 इंटू 1। दी हुई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। दी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है अतः दी संख्या एक भाज्य संख्या है। जब हमने वो रूल्स रेगुलेशन समझ लिया तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज में रीजन पूछा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस पूरे गुणनखंड में, पूरे दिए हुए अंक मतलब संख्या में से जो नंबर हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे कॉमन नंबर कितना है, 5। तो 5 को जब बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यही तो बचेगा। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 5 इंटू, हाँ 3 to 6 36 ये हो जाए 008 और प्लस कितना है 1। तो 5 इंटू, अगर इन दोनों का ऐड करता हूँ नंबर्स को, क्या आएगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 1009। और इसका एक फैक्टर बन सकता है हमारा 1। कैसे हम कह सकते हैं कि
जो दिया वो संख्या है उसके भी दो से अधिक गुणनखंड है। दी संख्या के गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है अतः दी संख्या एक भाज्य संख्या है। दैट्स ऑल। आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। मतलब यह है कि मतलब पहले कॉमन देखना है, अगर दो से ज्यादा फैक्टर किसी भी संख्या के हो रहे हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। इन दिए हुए दोनों क्वेश्चनों में दोनों के जो गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक, देखो 13 प्लस 78 इंटू 1 3 हो गई, 5 इंटू 1009 इंटू 1 क्यों लगाया था, क्योंकि 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। और जब हम फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड मैथमेटिक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि जब हमने सीखी थी, तब हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई एक से होने पर कोई संख्या पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसे लगा के देखा, इसके गुणनखंड दो से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए संख्या दी हुई संख्या कैसी है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लग रहे हैं सोनिया को, 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। इस तरीके से कोई वृत्ताकार पथ होगा, दोनों ने यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए और ये बी, यानी एक सोनिया और एक रवि, यहां से स्टार्टिंग करेंगे। अब इस तरीके से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे। अब इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। अब सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो कितने समय के बाद में दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। यानी यहां से टाइम तो लग रहा है दोनों का अलग अलग, ये नहीं, सोनिया और रवि का अलग अलग टाइम लग रहा है, लेकिन दोनों इस पॉइंट पर आकर कितने समय बाद मिलेंगे, पुनः प्रारंभ, इस तरीके प्रारंभिक बिंदु पर जाकर मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लिया जाता है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में जो हमारा इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आता है, हम कह देंगे, जितना हमारा आंसर आएगा हम कह देंगे इतने मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने का सीधा सीधा सा तरीका है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3। जो हमारा एक तो कॉमन एलिमेंट जो बच रहा है उसे एक कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। हाँ, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 18 और 12 का। कैसे करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो बचा है, ले लिया, एक इधर से और बच रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 2 आगे लिख देते हैं, तो 2 बचा और 3 दोनों के कॉमन ले लिए। अब जो बचे हुए हैं उनको भी रख लेते हैं, 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 3 टू 6,
कितना आ रहा 36, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।